उत्तराखंड की राजनीति एक लंबे समय तक अस्थिरता और नेतृत्व के संकट से जूझती रही। 2000 में राज्य गठन के बाद से एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलते रहे। हर 2 से 3 वर्षों में नया चेहरा सामने आता, जो यह दर्शाता था कि न तो पार्टी नेतृत्व को स्थायित्व की चिंता थी, न ही जनमानस को स्पष्ट दिशा मिल रही। इसी क्रम में जब 2012 में पहली बार विधायक बने और 2021 में मुख्यमंत्री बने युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को यह जिम्मेदारी दी गई, तो इसे एक प्रयोग की तरह देखा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की असफलताओं के बाद पार्टी के पास कोई स्थापित नाम नहीं था। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्रीय संघर्ष, संगठन और सरकार के बीच बढ़ती दूरी और युवाओं में बढ़ते असंतोष के बीच भाजपा ने एक ऐसा चेहरा सामने रखा जिसे लेकर न जनता में कोई पूर्व धारणा थी, न संगठन में कोई गुटी पहचान, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धामी की नियुक्ति को शुरुआत में अस्थायी समाधान माना गया, यहां तक कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट खटीमा से हार गए, तब भी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर यह स्पष्ट संकेत दिया कि नेतृत्व दिल्ली से तय हो रहा है और नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी में दीर्घकालिक संभावनाएं देख रहा है। उनकी राजनीतिक शैली संतुलनकारी रही है। वे न तो अति उग्र हैं और न अति संकोची। उन्होंने नाटकीय भाषण नहीं दिए, लेकिन प्रशासनिक निर्णय लिए। उन्होंने नारेबाजी नहीं की, लेकिन संगठन और प्रशासन के बीच पुल बनाए। और यही वजह रही कि पार्टी के भीतर मौजूद गढ़वाल लॉबी, जो उन्हें अस्थायी मान रही थी, धीरे धीरे किनारे होती गई और धामी संगठन और संघ के विश्वस्त बनते चले। उनकी सबसे बड़ी शक्ति रही उनकी स्वीकार्यता। विपक्ष के लिए भी वे आक्रामक विरोध के पात्र नहीं बने। पत्रकारों, नौकरशाहों और नीति निर्माताओं में उन्होंने एक विनम्र लेकिन सक्षम नेता की छवि बनाई। यह छवि भाजपा के भीतर उस बदलाव का संकेत है जो मोदी शाह युग के बाद सामने आ सकता है, जहां आक्रामकता के स्थान पर समन्वय और प्रचार के स्थान पर प्रदर्शन को प्राथमिकता मिले। अब तक के उनके कार्यकाल में जो सबसे स्पष्ट बात सामने आती है वह यह है कि उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को स्थायित्व दिया है और भाजपा को ऐसा चेहरा जिसे न केवल राज्य बल्कि राष्ट्र के स्तर पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी का रिश्ता केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि यह विश्वास, परामर्श और वैचारिक सामंजस्य का संबंध है। मोदी जब उत्तराखंड आते हैं तो वे न केवल विकास कार्यों का उद्घाटन करते हैं, बल्कि धामी की प्रशंसा भी एक भावी नेता के रूप में करते हैं। वर्ष 2022 की चुनावी रैली में जब प्रधानमंत्री ने उन्हें संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक कहा था, तब यह स्पष्ट संकेत हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें मात्र एक क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम सर्वविदित है। केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर ऑल वेदर रोड तक, चार धाम रेल लाइन से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट तक हर जगह उनकी रुचि रही है। लेकिन इन सब के संचालन में धामी का प्रशासनिक संतुलन और समर्पण प्रधानमंत्री के लिए संतोष का कारण बना। और यही कारण है कि वे राज्य में अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में कहीं अधिक बार आए, योजना की समीक्षा की और मुख्यमंत्री को हर स्तर पर खुला समर्थन दिया। संघ के दृष्टिकोण से देखें तो धामी की छवि एक ऐसे स्वयंसेवक की बनती है जो राजनीति में सेवा और शुचिता को लेकर आया है। उन्होंने अब तक न तो वैचारिक मोर्चे पर समझौता किया है और न ही प्रशासनिक पारदर्शिता पर। समान नागरिक संहिता लागू करना, भू कानून में सख्ती लाना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्कूल मदरसों में नियमितीकरण, ये सब संघ के उस एजेंडे का हिस्सा रहे हैं जो दशकों से राजनीतिक रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा था। धामी ने इसे क्रियान्वयन की दिशा में मोड़ा है। संघ की नागपुर की बैठकों से लेकर
भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पार्टी के वैचारिक विमर्शों में अब धामी का उल्लेख एक भविष्य के संयमित हिंदुत्ववादी नेता के रूप में होता है। जहां योगी आदित्यनाथ का चेहरा उग्र हिंदुत्व के लिए स्थापित है, वहीं धामी का संयमित, संवादात्मक और प्रशासनिक चेहरा नई भाजपा की जरूरतों को पूरा करता दिखता है। मोदी के 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अगर भाजपा नेतृत्व में बदलाव आता है तो पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत होगी जो न केवल संघ की सोच को आगे बढ़ाए बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य भी बनाए रखे। इस प्रोफाइल में धामी का नाम अब शीर्ष 5 चेहरों में लगातार गूंज रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी ने जिस तीव्र गति से निर्णय लिए हैं, उन्होंने उत्तराखंड की राजनीतिक कार्य संस्कृति में एक नया मापदंड स्थापित किया है। पहले 3 महीनों में ही समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन, नकल विरोधी कानून का प्रारूप, भू कानून में संशोधन जैसे फैसले उनकी निर्णायक शैली को दर्शाते हैं। यूसीसी को लेकर जहां अधिकांश राज्य राजनीतिक जोखिम से बचते रहे हैं, वहीं धामी ने इसे एक वैचारिक प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया। समिति ने मसौदा तैयार कर लिया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है जो इस कानून को लागू करेगा। इससे न केवल धार्मिक समानता की भावना को बल मिला बल्कि भाजपा के वैचारिक आधार को भी एक नई ऊर्जा मिली। नकल विरोधी कानून, जिसमें परीक्षा में नकल को संगीन अपराध माना गया, ने उत्तराखंड में युवाओं का भरोसा लौटाया है। विगत वर्षों में परीक्षा घोटाले और पेपर लीक के कारण उपजा असंतोष इस कानून से कुछ हद तक शांत हुआ है। धामी सरकार ने इसमें न केवल त्वरित गिरफ्तारी और जांच के आदेश दिए बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से पारदर्शी भी बनाया। भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में वर्षों से एक भावनात्मक और राजनीतिक विषय रहा है। पहाड़ी राज्य होने के कारण भूमि की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण की मांग जनता और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। धामी सरकार ने पुराने कानूनों की समीक्षा कर सीमांत जिलों में बाहरी खरीद पर नियंत्रण जैसे उपाय किए हैं, जिससे राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संदेश भी गया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में धामी सरकार ने 30% क्षैतिज आरक्षण को न केवल बरकरार रखा बल्कि इसके प्रभाव को प्रशासनिक सेवाओं तक फैलाया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, महिला उद्यमिता सहायता जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय किया है। भ्रष्टाचार के मामलों में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी, निलंबन और विभागीय कार्रवाई से यह संकेत गया है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति को केवल नारा नहीं बल्कि कार्यनीति मानती है। हाल के वर्षों में उत्तराखंड को 2 बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसने राज्य प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता की गंभीर परीक्षा ली। जोशीमठ भूदसाव और उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में आपदा। जोशीमठ में भूमि धंसने की घटनाओं ने न केवल पर्यावरणीय असंतुलन की ओर ध्यान खींचा बल्कि पुनर्वास और राहत कार्यों में सरकार की भूमिका को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। हालांकि सरकार ने तत्काल विशेषज्ञ समितियां बनाई, भूगर्भीय अध्ययन कराए और सैकड़ों परिवारों को अंतरिम राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया, लेकिन इस पर विपक्ष ने पर्यावरणीय लापरवाही और अंधाधुंध निर्माण को लेकर तीखा हमला बोला। सिलक्यारा सुरंग आपदा, जिसने नवंबर 2023 में पूरे देश को झकझोर दिया था, उसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहे। धामी स्वयं मौके पर पहुंचे, राहत कार्यों की सतत निगरानी की और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर पूरी दुनिया के सामने उत्तराखंड को एक संकट प्रबंधन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इस घटनाक्रम में धामी की जनप्रतिनिधि के रूप में गंभीरता और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर उस पुराने तनाव की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, जिसे अक्सर कुमाऊं बनाम गढ़वाल के अंतर विरोध के रूप में समझा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व क्षमता को
देश के प्रधानमंत्री तक ने बार बार सराहा है, लेकिन राज्य के भीतर उनकी राह आसान नहीं है। यह विडंबना ही है कि जिस भाजपा ने धामी को दोबारा सत्ता में वापसी का नायक घोषित किया, उसी के कई बड़े नेता अब सार्वजनिक मंचों पर उनके कामकाज पर उंगली उठाने लगे हैं। ताजा उदाहरण हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, जिन्होंने संसद के पटल उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। यह कुछ सामान्य आलोचना नहीं थी, बल्कि राज्य सरकार की नीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर एक सीधी चोट थी। त्रिवेंद्र का यह वक्तव्य यह भी दर्शाता है कि उत्तराखंड भाजपा में भीतर ही भीतर असंतोष का लावा फिर से उबलने लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अकेले नहीं, प्रदेश भाजपा में गढ़वाल लॉबी का प्रभाव हमेशा से स्पष्ट रहा है और धामी के उभार के बाद से यह लॉबी लगातार बेचैन दिख रही। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर नौकरशाही में पद स्थापन तक गढ़वाल क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं को यह महसूस होता रहा है कि मुख्यमंत्री धामी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं या उनका प्रभाव सीमित कर रहे हैं। यही वजह है कि समय समय पर बयानबाजी और नाराजगी के संकेत सार्वजनिक मंचों पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी, जिनका राजनीतिक कद हाल के वर्षों में भाजपा के युवा चेहरे के तौर पर तेजी से उभरा है, वे अब पार्टी के ही कई अनुभवी नेताओं के लिए एक प्रकार की चुनौती बनते जा रहे हैं। ये सत्ता के केंद्र में खड़े एक युवा नेता और अनुभव के भरोसे अपनी जमीन तलाशते पुराने नेताओं के बीच संघर्ष की कहानी भी बनती जा रही है। यह राजनीतिक खींचतान केवल मुख्यमंत्री धामी की स्थिति को कमजोर नहीं करती, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यदि पार्टी के भीतर विश्वास और सामंजस्य की कमी बनी रही, तो न केवल सुशासन की छवि धूमिल होगी, बल्कि जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि सरकार अपनी आंतरिक लड़ाइयों में उलझी है। इसलिए यह समय भाजपा के लिए आत्मचिंतन का है। मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिशें अंततः पूरे संगठन की कमजोरी में तब्दील हो सकती है। विपक्ष पहले से ही भ्रष्टाचार, अवैध खनन, बेरोजगारी और विस्थापन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के प्रयास में है और ऐसे समय में भीतर की कलह विपक्ष को अप्रत्याशित संबल दे सकती है। मुख्यमंत्री धामी के लिए यह एक चुनौती भरा समय है। उन्हें केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक कौशल भी दिखाना होगा। भीतर की असहमति को संवाद से सुलझाना और अपने विरोधियों को साथ लेकर चलना अब उनके नेतृत्व की अगली कसौटी बन चुका है। विपक्ष लगातार अवैध खनन, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ट्रांसफर उद्योग और स्वास्थ्य सेवा की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय संगठनों ने इन विषयों को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किए। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और प्रभावशाली ठेकेदार खनन माफिया से जुड़े हुए हैं और सीएम की ईमानदारी के बावजूद पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। हालांकि उत्तराखंड की धामी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह सवाल तेजी से उठने लगे हैं कि क्या सरकार उस भरोसे पर खरी उतर पाई है। विपक्षी दल अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की बागडोर नौकरशाही के हाथों में चली गई और पूरी मशीनरी में भ्रष्टाचार बेलगाम होता जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे दलों ने एक सुर में यह कहना शुरू कर दिया है कि राज्य में जनप्रतिनिधियों का शासन नहीं, बल्कि अफसरशाही की तानाशाही चल रही। अवैध खनन का मुद्दा तब राज्य की राजनीति का स्थायी संकट बन गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है प्रदेश के तमाम संवेदनशील क्षेत्रों चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और शासन प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
संसद के भीतर इस मुद्दे को उठाया, जिसे विपक्ष को और बल मिल गया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि भाजपा के सांसद को ही अवैध खनन के खिलाफ संसद में बोलना पड़े तो सोचिए आम जनता की क्या सुनवाई हो रही है। विपक्ष का यह भी दावा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार नौकरशाहों के इशारे पर चल रही है। थानों से लेकर सचिवालय तक आम आदमी को कोई राहत नहीं, बल्कि रिश्वत, लेट लतीफी और चुप्पी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर फील्ड अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन और योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका के आरोप लगातार लगते रहे हैं। यह सब एक ऐसे प्रदेश में हो रहा है जहां राज्य बनने के मूल उद्देश्यों में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सबसे ऊपर था। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा पलायन कर रहे हैं और सरकार केवल खोखली घोषणाओं में व्यस्त है। महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार असफल रही है और राशन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तक की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। पंचायतों और नगर निकायों में फंड की भारी कमी के चलते विकास कार्य ठप हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित से ज्यादा इमेज बिल्डिंग में व्यस्त है। विज्ञापन, फोटोशूट और प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें साझा करना प्राथमिकता बन गया है। विपक्ष यह भी कहता है कि सामी सरकार आलोचनाओं को सहन नहीं करती और पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करती है, और यदि सरकार ने जल्द ही आत्ममंथन नहीं किया और शासन प्रणाली में सुधार की ठोस पहल नहीं की तो यह असंतोष भविष्य में जन आक्रोश में बदल सकता है। मुख्यमंत्री को अब इन आरोपों का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से देना हो। हालांकि इन आरोपों का उत्तर धामी सरकार ने पारदर्शिता को मजबूत करते हुए दिया। निलंबन, गिरफ्तारी और श्वेत पत्र जारी कर जनता को विश्वास में लेने का प्रयास किया, लेकिन आलोचक मानते हैं कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। यही कारण है कि धामी सरकार के जन विश्वास की परीक्षा अभी जारी है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव धामी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होंगे। यदि वे भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाते हैं तो यह न केवल उत्तराखंड की राजनीति में स्थायित्व का एक नया अध्याय होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति को और अधिक सशक्त बना देगा। वहीं यदि भाजपा सत्ता गंवाती है तो धामी को या तो केंद्रीय संगठन में स्थान मिलेगा या भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक व्यक्तित्व उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जहां शक्ति का प्रदर्शन आक्रामकता से नहीं संयम से होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि विचारधारा को शासन में रूपांतरित करना केवल भाषणों से नहीं बल्कि योजनाओं और क्रियान्वयन से संभव है। वे न तो नायकत्व की होड़ में है न प्रचार की भूख में। उनका नेतृत्व नई भाजपा की उस छवि का प्रारूप है जो सेवा, सादगी और संकल्प की त्रय पर आधारित है। भविष्य में यदि भाजपा नेतृत्व के समक्ष यह प्रश्न खड़ा होता है कि मोदी के बाद कौन, तो उत्तर केवल दिल्ली में नहीं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी तलाशा जा सकता है। वहां एक युवा, संयमित और विचारशील नेता अपने उत्तर को तैयार कर रहा है। नाम है पुष्कर सिंह धामी।